नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से एक बार अपने चैनल साहित्य सुधा पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो इंटरव्यू की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसमें खूब प्रश्न आते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और इतना आसानी से समझने के बाद आपके मन में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो मेरा अगर यह प्रयास आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रबंध काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य हम किसे कहेंगे? प्रबंध का अर्थ है क्रमबद्ध रूप से बंधा हुआ, अर्थात जो काव्य होता है वो एक क्रम में बंधा हुआ होता है। जिस काव्य में कथा, पात्र, घटनाएं एक सूत्र में बंधी हों तथा जिसका आरंभ, मध्य और अंत स्पष्ट हो, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। प्रबंध काव्य हम किन विशेषताओं के कारण इनको कहते हैं? इसके अंतर्गत क्रमबद्ध कथानक होना चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे पहली बात है। पात्रों का विकास होना चाहिए। घटनाओं में पूर्वापर संबंध होना चाहिए। पूर्वापर संबंध का मतलब होता है अगली घटना पहले वाली घटना से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि पहली घटना आ गई फिर पांचवी घटना आ गई, नहीं। दूसरी घटना है वो पहली वाली घटना से जुड़ी हुई होनी चाहिए और दूसरी घटना का अंत जो है वो तीसरी घटना की शुरुआत होनी चाहिए। कथा का आरंभ, मध्य और अंत होना चाहिए। इसमें रस, भाव और उद्देश्य की एकता होनी चाहिए। और प्रबंध काव्य के ही अंतर्गत दो भेद आते हैं। जी हाँ, महाकाव्य और खंड काव्य जो हैं वो प्रबंध काव्य के ही दो भेद हैं। अब महाकाव्य हम किसे कहेंगे और खंड काव्य हम किसे कहेंगे? तो बहुत ही आसान है। महाकाव्य हम उसको कहेंगे जिसमें महान नायक के संपूर्ण जीवन अथवा उसके महान कार्यों का भव्य विस्तृत वर्णन किया जाता हो। ध्यान रखिएगा, विस्तृत वर्णन किया जाता हो किसी महान नायक के जीवन से। संपूर्ण जीवन और उसके महान कार्यों का एक विस्तृत और भव्य वर्णन किया जाता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। अब महाकाव्य की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें विशाल कथानक होता है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि एक विस्तृत कथा होती है, तो विशाल कथानक होगा। महान नायक होते हैं, अनेक पात्र होते हैं, अनेक सर्ग होते हैं। जैसे कामायनी में कितने सर्ग हैं आप कमेंट करके बताइएगा। प्रकृति, ऋतु, युद्ध, नगर आदि का वर्णन किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का चित्रण होता है और सभी रसों का समावेश होता है, चाहे वो वीर रस हो, श्रृंगार रस हो और शांत रस हो, इन सभी का समावेश होता है। अब हम देख लेते हैं उदाहरण जो कि महाकाव्य से संबंधित हैं। जैसे तुलसीदास जी का रामचरितमानस, साकेत मैथिली शरणुगुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद। आप मुझे इन तीनों के प्रकाशन वर्ष बताइएगा। अब बढ़ते हैं आगे खंड काव्य की ओर। खंड काव्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, खंड मतलब टुकड़ा, मतलब पूरे संपूर्ण काव्य का एक टुकड़ा। तो जिस काव्य में किसी महान पात्र के जीवन की केवल एक महत्वपूर्ण घटना, एक प्रसंग अथवा एक सीमित कालखंड का वर्णन किया जाए, उसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे जयद्रथ वध है, उसमें पूरे महाभारत का वर्णन ना होकर सिर्फ जयद्रथ के वध को बताया गया है, तो वो एक प्रसंग है महाभारत का, तो इसलिए उसको खंड काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। अब खंड काव्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जो कि पहले ही बताया जा चुका है। कथा सीमित होती है, एक ही प्रमुख घटना होती है, पात्र भी कम होते हैं, संक्षिप्त कथानक होता है, छोटा कथानक होता है और उद्देश्य भी उसका एक ही होता है। अब देखिए कुछ उदाहरण जो कि खंड काव्य के हैं। मैथिली शरणुगुप्त 1925 की रचना है, पंचवटी। फिर यशोधरा है मैथिली शरणुगुप्त। फिर रश्मिरथी है रामधारी सिंह दिनकर जी की। संशय की एक रात। अब मुझे आप बताइएगा संशय की एक रात जो है वो किसके जीवन पर आधारित है? अब हम बात कर लेते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर है, क्योंकि अधिकांशतः इंटरव्यू में यही प्रश्न पूछा जाता है कि महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर है। तो हम देखेंगे, आकार के आधार पर देखें तो महाकाव्य बड़ा होता है, एक विस्तृत कथानक होता है, और खंड काव्य जो है वो इसकी अपेक्षा छोटा होता है। कथानक देखें तो विस्तृत और व्यापक होता है, और खंड काव्य का कथानक जो होता है वो सीमित होता है, क्योंकि वह एक ही घटना पर आधारित होता है। अब विषय की बात करें तो नायक के संपूर्ण जीवन या उसके महान कार्यों का वर्णन किया जाता है,
खंडकाव्य में नायक के जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना या प्रसंग का वर्णन किया जाता है। पात्र इसमें महाकाव्य में अधिक होते हैं, खंडकाव्य में कम होते हैं। घटनाएं, इसमें बहुत सारी घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है महाकाव्य के अंतर्गत, लेकिन खंडकाव्य में एक या कुछ छोटी मोटी कुछ घटनाएं होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं। फिर हम बात करें वर्णन की बात करें तो यह विस्तृत होता है, बहुआयामी होता है, विस्तीर्ण होता है, या संक्षिप्त होता है, एक मुखी होता है और सीमित होता है। उद्देश्य की बात करें तो युग, समाज, संस्कृति एवं आदर्श चित्रण का चित्रण महाकाव्य में होता है। इसमें विशेष एक घटना को इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण आपको मैंने पहले बताए ही थे। अब हम याद कैसे रखें कि प्रबंध काव्य बड़ा है कि खंड काव्य, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो महाकाव्य जहाँ पर पूरी फिल्म है, खंड काव्य फिल्म का एक सीन है। महाकाव्य जहाँ पर पूरी किताब है, खंड काव्य उसका एक आधार है, अध्याय है, संपूर्ण जीवन है यदि महाकाव्य, तो जीवन का एक प्रसंग है खंड काव्य। तो आशा करती हूँ आपको यह सब समझ में आया होगा। मेरे इस छोटे से प्रयास को समर्थन दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही और आपको किस टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।